जी, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। आपका सिलेबस का चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 16 का जो पोर्शन है उसमें से आपके 25 टू 30 मार्क्स हैं। मतलब ये आपके जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। और ये आपके चैप्टर 2 से जो चैप्टर 16 तक का एरिया है, ये पूरे एरिया का बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक हमने टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करना है, वो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और हम चैप्टर 2 को इसी एक ही वीडियो के अंदर क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे चैप्टर 3 के ऊपर बनाएंगे। अपने चैप्टर 2 की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का मतलब आना चाहिए। जो पहली हमारे पास टर्म है वो है एग्रीमेंट। हमें सबसे पहले पता हो कि एग्रीमेंट क्या होता है। एंड सेकंड थिंग जिसकी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए, वो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जो इन्फोर्सेबिलिटी वाली जो टर्म है, हमें इस टर्म का भी क्या होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। हम पहले एग्रीमेंट को डिस्कस करते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. For example, एक पर्सन है मिस्टर ए, सेकंड पर्सन है मिस्टर बी। मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर करता है कि मिस्टर बी अपनी कार मिस्टर ए को सेल कर दे 10 लाख रुपए की। और मिस्टर ए कहता है कि ठीक है जनाब, मैं आपको अपनी कार क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए ने ऑफर की और बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर दिया। और यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है, मतलब जो ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट की है, आपस में इनका लेन देन हो रहा है। इसमें एक पार्टी कार दे रही है और दूसरी पार्टी क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट मनी दे रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक एग्रीमेंट बन गया है। और एक एग्रीमेंट बनने के बाद अब इन्फोर्सेबल लॉ का क्या मतलब होता है, अगर एक एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज लीगली बाउंड हों उस एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के लिए, अगर इन दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी अगर अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं करती, अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती, तो बी के पास अगर ये ऑप्शन है, अगर बी के पास ये ऑप्शन है कि वो ए के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल कर दे, उसके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट इनरोल करवा देता है बी, या ए बी के अगेंस्ट इनरोल करवा देते हैं। अगर इनके पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट में एक दूसरे को लेकर जा सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक्स ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली पार्टीज को क्या करे, फोर्स करे कि वो क्या करें, अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी जो उनकी लायबिलिटीज हैं, अपनी जो उनकी एग्रीमेंट के अंदर ऑब्लिगेशंस हैं, वो क्या करें, उसको पूरा करें। अब यहाँ पर एक ही ऑब्लिगेशन क्या है, तो वो बी को 10 लाख रुपए देगा। और बी की ऑब्लिगेशन क्या है कि वो ए को कार देगा। अब यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ, और ये एग्रीमेंट क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ अगर है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कमर्शियल किसी बिजनेस ट्रेडिंग कमर्शियल जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए जो एग्रीमेंट हो रहे होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर किए जाते हैं कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं। इसमें अंदर दोनों पार्टीज की इंटेंशन को बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर किया जाता है कि ये दोनों पार्टीज चाहती हैं कि इस एग्रीमेंट को अगर कोई बंदा फुलफिल नहीं करेगा तो उसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, कोर्ट में लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, नीचे पढ़े तो एक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट which legally binds the parties to perform their respective obligations। ठीक है जी। और जहां पर हम अगर डेफिनेशन को एनालिसिस करें तो हमें कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है एग्रीमेंट और दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, इन्फोर्सेबिलिटी। अब एग्रीमेंट के अंदर मैंने क्या कहा था कि पहले एक पर्सन ऑफर करता है, दूसरा पर्सन जब उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उनकी ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बन जाती है, एक एग्रीमेंट बन जाती है। जैसे ए ने बी को ऑफर की कि वो उसकी कार परचेज करना चाहता है, और बी ने क्या कर ली, उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। और जब ये ऑफर एक्सेप्ट दोनों तरफ से आई तो क्या हो गया, ये एग्रीमेंट बन गया। जैसे ये एग्रीमेंट बन गया, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इन्फोर्सेबिलिटी, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन।
अब ये दोनों क्या है, लीगली बाउंड हैं कि वो क्या करें, इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करें, इस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टीज क्या करें, परफॉर्म करें। अगर हम आगे नेक्स्ट आके देखें तो फिर हम देखते हैं कि एग्रीमेंट के अंदर उसने कहा था कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। अब प्रॉमिस क्या होता है उसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his consent to it, assent to it, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. Promise क्या होता है? Let's suppose एक पर्सन क्या कहता है, मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है, ए बी को कहता है कि वो उसकी कार परचेज करना चाहता है, क्या वो उसको कार अपनी सेल करेगा। अब ये क्या है, ऑफर है। अब इस ऑफर के अंदर जो पर्पज है इस प्रपोजल का, वो बी की कॉन्स्टेंट लेना है, बी की राय लेना है कि क्या वो एग्री कर रहा है या वो इस बात से एग्री नहीं करता। अगर बी क्या कर लेता है, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर ये चीज क्या बन जाती है, प्रॉमिस बन जाती है। जैसे ही कोई पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया हो वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या बन जाता है, एक प्रॉमिस बन जाता है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, यहाँ पर प्रपोजल कौन दे रहा है, मिस्टर ए दे रहा है, इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजी। यहाँ पर देखें ए क्या है, प्रोमिसर है, और बी क्या है, प्रोमिजी है। फिर हम देखें प्रपोजल क्या होता है। हमने ऊपर प्रॉमिस में पढ़ा कि पर्सन क्या कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है। अब यहाँ पर प्रपोजल क्या है उसको डिस्कस करते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything। अब यहाँ पर ए बी को क्या कर रहा है, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि वो चाहता है कि बी उसको अपनी गाड़ी सेल कर दे, with a view to obtaining the assent of that other। और वो उसकी ख्वाहिश क्या है कि बी उस पे अपनी ख्वाहिश का इजहार करे, क्या वो उसको सेल करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। और टू स्टैंड ही सेड टू मेक ए प्रपोजल, तो मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है, एक प्रपोजल दे रहा है। अब हम यहाँ पर इन्फोर्सेबिलिटी उसको इसको हम ऊपर भी डिस्कस कर के आ चुके हैं कि इन्फोर्सेबिलिटी क्या है, कि एक लीगल ऑब्लिगेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फोर्सेबिलिटी कहते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है दोनों पार्टीज के ऊपर तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहते हैं। अगर कोई ऐसा अगर जब भी कोई कमर्शियल टाइप का किसी जिसमें कोई परचेज एंड सेल इन्वॉल्व हो रही होगी, कोई लेन देन इन्वॉल्व होगा जिसमें मनी इन्वॉल्व हो रही होगी, उसको वो बाय डिफॉल्ट कंसिडर किए जाते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वो बाय डिफॉल्ट कंसिडर किए जाते हैं कि ये एग्रीमेंट क्या कर रहे हैं, आपके लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं दोनों पार्टीज के ऊपर कि वो क्या करें, इस एग्रीमेंट को कंप्लीट करें। उसको हम क्या कहते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहते हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, क्योंकि पहले एक एग्रीमेंट बनता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो फिर क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज ए कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड से कहा कि वो आपको क्या करे, आज रात डिनर पे बुलाए, आपने उसको क्या दिया, प्रपोजल दिया। आपके फ्रेंड ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, कहते ठीक है आप आ जाना आज रात को, मैं क्या कर दूंगा, आपको डिनर करवा दूंगा। ये क्या बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया। आप प्रोमिसर हैं, आपने प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्ट किया, वो प्रोमिस बन गया। जैसे ही उसने आपको प्रपोजल एक्सेप्ट किया, ये क्या हो गया, एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि ये कमर्शियल टाइप के एग्रीमेंट नहीं है, ये पर्सनल है, सोशल टाइप के एग्रीमेंट है। इसमें पार्टीज की इंटेंशन एक दूसरे के अगेंस्ट लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने की नहीं है, एक दूसरे को लॉ कोर्ट में जाकर सू करने की कोई इंटेंशन नहीं है। अब यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट तो वैलिड है, लेकिन ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ना बन सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज ए कॉन्ट्रैक्ट। The parties to an agreement must be bound to perform their promises, and in case of default by either of them, must intend to sue। अगर उनमें से कोई अपना जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लीगल ऑब्लिगेशन थी, अगर वो परफॉर्म नहीं करता, उनके आपस में इंटेंशन हो कि वे एक दूसरे को क्या करेंगे, कोर्ट में जाकर सू करेंगे। For an agreement to be enforceable by law, there should be legal obligation instead of social, moral
और रिलीजियस ऑब्लिगेशन। अगर सोशल ऑब्लिगेशन क्या है, आपके फ्रेंड ने आपको क्या करवाना था, डिनर करवाना था, अगर वो शाम को इनकार भी कर देता है, कहता है जी कौन है यार, मैं आपको डिनर नहीं करवा, जो कि नॉर्मली फ्रेंड्स में हो रहा होता है, लेकिन इस केस में आप उसको लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई थी, आप उसको कोर्ट में जाकर सू नहीं कर सकते। अब हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये 10 चीजें होंगी, तभी वो क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो हमारे पूरा चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 11 तक, चैप्टर 10 तक जो भी पॉइंट्स हैं, जो चीजें हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, ये पॉइंट्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस किया गया है कि ये चीज ऐसे ऐसे होगी, तभी क्या होगा, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मतलब क्या है कि अगर इनमें से कोई भी चीज, एक भी चीज मिसिंग होती है, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। तो उस केस में आप एक दूसरे को कोर्ट में जाकर सू नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपनी अगर आप इसको स्टडी से हटकर भी देखें, तो ये आपके फ्यूचर में पर्सनल लाइफ में भी आपको काफी बेनिफिट देगा कि अगर आप किसी के साथ किसी एग्रीमेंट में जा रहे हैं, तो आप इन सारी चीजों का ख्याल रख के जाएं, ताकि बाद में अगर वो बंदा डिफॉल्ट करता है, अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करता, तो आप उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेने के लिए इस आपके पास क्या होने, कोई ना कोई राइट होने चाहिए। ये फर्स्ट जो आपका एसेंशियल है, वो क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। जैसे मैंने क्या अभी डिस्कस किया था कि पहले एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट को आप देखते हैं कि आज एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और एग्रीमेंट में क्या होता है, प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। और प्रॉमिस क्या होता है, जब एक ऑफर होती है, एक पर्सन ऑफर करता है और दूसरा पर्सन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मतलब सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होनी चाहिए, एक ऑफर होनी चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, उस ऑफर की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दोनों का आपस में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में। थर्ड क्या है कि जो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पागल के साथ, एक पर्सन क्या कर रहा है, एग्रीमेंट कोई कर रहा है, तो जो पागल इंसान है, जो अनसाउंड माइंड पर्सन है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। तो जहां पर ही क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। कंसिडरेशन, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, दोनों पार्टीज को कोई ना कोई कंसिडरेशन मिल रही है। अगर एक पार्टी कोई चीज ले रही है, तो साथ में कोई चीज दे भी रही होगी। जैसे कि अगर हम कहते हैं कार परचेज हो रही है, तो मैं अगर अगर मैं कार ले रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, कार की पेमेंट भी कर रहा हूँ। प्री कॉन्स्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका चैप्टर 6 है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर 5 के अंदर। कंपिटेंसीज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के अंदर। और जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, प्री कॉन्स्टेंट, ये क्या होती है कि जो पार्टीज इस कॉन्ट्रैक्ट में आई हुई हैं, मतलब एक पार्टी ये है, एक पार्टी बी है, दोनों फ्री कॉन्सेंट से अपनी मर्जी से इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई हैं, उन्होंने एग्रीमेंट किया है, किसी ने उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की। अगर पार्टी बी पार्टी ए को धमका कर उसकी कान पट्टी पे पिस्तौल रख के कहती है कि जब मुझे अपनी कार सेल करो, जाहिर सी बात है उसको जान पे आ रही है, वो कार सेल करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पर फ्री कॉन्सेंट से, अपनी मर्जी से वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ, बल्कि क्या किया गया है, उसको जोर जबरदस्ती से इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व किया गया है। और जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, आप ड्रग्स क्या करते हो, आपस में किसी पर्सन के साथ क्या करते हो, आप एग्रीमेंट करते हो कि वो आप उससे 10 लाख रुपए की ड्रग्स परचेज करोगे। हीरोइन टाइप हो गई, ये अफीम हो गई। अब यहाँ पर जो जो ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, वो लॉफुल नहीं है, वो इलीगल ऑब्जेक्ट है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। नॉट डिक्लेयर्ड एज वाइड, ये भी हम आपके चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका सिस्टम है, वो वाइड डिक्लेयर नहीं किया गया। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं, कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो आपके बाय डिफॉल्ट बनने से पहले ही क्या होते हैं, वाइड, लॉ उन्हें वाइड कहता है। जैसे आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसे एग्रीमेंट करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि अगर आप मेरे लिए चांद तोड़कर लाओगे, तो आपको मैं 50 लाख रुपए दूंगा। एग्रीमेंट है, ये पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना, तो ये क्या है, वॉइड एब इनिशियो है, ये बनने से पहले ही क्या है, वॉइड है। तो अगर ये ऐसी कोई कंडीशन में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट
नहीं होगा। नेक्स्ट आपकी क्या होती है, सर्टेनिटी है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं आगे चल के। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है एंड लीगल फॉर्मेलिटीज है। ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज टू क्रिएट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स ए वैलिड ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। चैप्टर 3 में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर टू बाई बाइक फ्रॉम बी फॉर ₹50,000, टू विच बी रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली। ए ने ऑफर की, बी ने एक्सेप्ट की, तो मतलब हमारा पहला जो एसेंशियल था वो क्या हो गया, हमने फुलफिल हो गया, हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्या है, लीगल रिलेशनशिप। ए कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम वैलिड मस्ट हैव ए लीगल रिलेशनशिप। मतलब क्या है, मस्ट हैव ए लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पर वो कह रहा है कि इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, सोशल मतलब जो हमारे आपस में हम दोस्त वगैरह आपस में जो एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं, प्रोमिस कर रहे होते हैं, उनके लिए यूजुअल जो अजम्पशन ली गई है वो क्या कहते हैं कि उसमें पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करें, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें। लेकिन अगर हम देखें कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट्स की बात करें, उनके लिए बाय डिफॉल्ट ये अजम्पशन है कि यहाँ पर जो पार्टीज की जो इंटेंशन है वो क्या कर रही हैं कि वो आपस में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रही हैं। अगर वो कहीं पर स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं कि ये हमारी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं है, तो उस केस में उनका आपस में लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर वो लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा मतलब क्या है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं होगा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, जस्ट सिंपली क्या होगा, वो एक एग्रीमेंट होगा। अब हमारे पास जो थर्ड एसेंशियल है वो है कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज। अगर एन एग्रीमेंट मस्ट बी, पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड द पर्सन मस्ट बी ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। मतलब क्या है, पाकिस्तान में एज ऑफ मेजोरिटी कंसिडर की जाती है 18 ईयर्स। मतलब जब आपका आईडी कार्ड, जब आपका CNIC बन जाता है, अगर आप 18 साल से कम उम्र से के बच्चे से अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आपका एग्रीमेंट वो वाइड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आप किसी माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, मतलब उसका दिमाग, इंसान के जिस इंसान के साथ आप क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, वो पर्सन क्या है, उसकी दिमागी हालत बिल्कुल क्या है, तंदुरुस्त है, वो ठीक है। एंड नॉट डिक्लेयर्ड एज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। और ऐसा कोई पर्सन, अगर लॉ किसी पर्सन को कह देता है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, और कोर्ट कहता है कि इस केस के रिजल्ट अनाउंस होने से पहले, इस केस के डिसीजन अनाउंस होने से पहले ये पर्सन किसी के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर वो पर्सन भी क्या हो जाएगा, किसी भी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए माइनर borrowed rupees 1 lakh from B and executed mortgages of his property in favor of the lender. दिस इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने क्या कहा है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो हमने ये कहा है कि जो माइनर है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए, इसलिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, नो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। थर्ड आपका क्या है, हमने जो फोर्थ डिस्कस करनी है एसेंशियल, वो है कंसिडरेशन। एज पर सेक्शन 23, एन एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाई लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है जी। अगर आप किसी के लिए कोई खुद वैसे काम कर रहे हैं जिसके लिए विदाउट कंसिडरेशन आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाद में अगर आप कहते हैं कि उसने मुझे पैसे देने हैं, तो आपका जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होगा। कंसिडरेशन रिक्वायर नॉट ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन बट आल्सो लॉफुल ऑफ कंसिडरेशन। लॉफुलनेस में कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें फॉलो करती हैं, ये हम आपके चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कंसिडरेशन कब लॉफुल होती है और कब अनलॉफुल होती है। चैप्टर 6 हम डिस्कस करेंगे, ये आपकी यहाँ पर फिफ्थ एसेंशियल है, वो क्या है, फ्री कॉन्स्टेंट। वो कहता है कि एन एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बिटवीन पार्टीज बाई फ्री कॉन्स्टेंट। जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज होंगी, एक एग्रीमेंट में पार्टीज होंगी, अगर वो सारी की सारी अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं, वो एग्रीमेंट कर रही हैं, तो फिर ही आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर उन पांच, अगर लेट्स सपोज अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में 5 पार्टीज हैं, अगर 5 में से 4 फ्री कॉन्स्टेंट से आई हैं, और जो पांचवी है उसको उन्होंने जबरदस्ती लेकर आए हैं, धमका कर लेकर आए हैं, उसमें उसकी फ्री कॉन्स्टेंट नहीं है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इन अदर वर्ड द कॉन्सेप्ट मस्ट
नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग पोर्शन, मतलब ड्रा धमका के अगर आप किसी को लेकर आए हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इनवैलिड होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन करता है, एक बॉस अपने एम्प्लॉय पे कर रहा होता है, एक फादर अपने बेटे पे कर सकता है, या एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे कर सकता है, एक फादर अपने चिल्ड्रंस पे कर सकता है। या फिर क्या होते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू क्या करते हैं, अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व करवाते हैं तो फिर उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो इनवैलिड होता है। फ्रॉड, ये तो आपको पता है फ्रॉड क्या होता है, अगर आप किसी को फ्रॉड के जरिए कॉन्ट्रैक्ट में किसी को इन्वॉल्व करते हैं तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है। फिर आपकी है मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन ही क्या कर देते हो, मिस करके बताते हो, ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, तो उस केस में आपको क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। अब फिर आपको मिस्टेक हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, इनवैलिड होता है। हम इन पांचों को डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर 6 के अंदर। ए बीट्स बी, अगर ए बी को मारता है और उसे कहता है कि वो उसे अपनी बाइक सेल करे, जाहिर सी बात है बी अपनी जान बचाने के लिए क्या कर देगा, एग्री कर लेगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, क्योंकि ये किसकी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट में उसको इन्वॉल्व कर रहा है, पोर्शन की बेस पे इन्वॉल्व कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो फादर सन को बीच में इन्वॉल्व कर रहा है, अब सन के ऊपर फादर का क्या होना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होना है, तो उसकी बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, लॉ कहता है कि जो आप जिस ऑब्जेक्ट की को बीच में यूज करके आप एग्रीमेंट कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट की आप ट्रेड कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तो आपका क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनलॉफुल, अगर आपको वो उसको गवर्नमेंट ने या लॉ ने स्पेसिफिकली मना कर दिया कि आप ये इलीगल इलीगल ऑब्जेक्ट है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में आप उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अगर अब वो आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप किसी लॉ की प्रोविजन की कोई उसको डिफीट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो ऑब्जेक्ट होगा वो लॉफुल नहीं होगा। अगर आपको जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉडुलेंट है, अगर आपके जो जिस एग्रीमेंट की वजह से आपकी कॉन्ट्रैक्ट वजह से किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को क्या हो रही है, थोड़ी बहुत इंजरी आपको हो रही है, तो उस केस में आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है, अनलॉफुल होता है। अब यहाँ पर अगर हम उनकी एग्जांपल्स देखें, A, B and C enter to into an agreement of the division among them of gains acquired or be acquired by them by fraud. The agreement is void as its object is unlawful. अगर आप देखें तो जो जो भी चीजें जिस ऐसा एग्रीमेंट जिसका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो अनलॉफुल है, तो उस केस में आपका जो एग्रीमेंट होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। अब कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, आपके उन्होंने वॉइड डिक्लेयर किए होते हैं। ये हम आपका चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे। हम कुछ देख लेते हैं कौन से एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज पार्शियली अनलॉफुल, जब अभी हमने डिस्कस किया अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल होगी तो एग्रीमेंट क्या होगा, इनवैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इनवैलिड होगा। अगर आपकी जो कंसिडरेशन, अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का अगर वो अनलॉफुल है, तो आपका जो एग्रीमेंट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, स्टार्ट से ही बनने से पहले ही वो क्या होगा, वॉइड कंसीडर किया जाएगा। अगर आप किसी को शादी करने से मना कर रहे हैं तो वो भी एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जैसे एग्रीमेंट में आप किसी पर्सन को शादी करने से मना कर रहे हैं, तो इन स्टैंड ऑफ मैरिज है, तो वो भी क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। मतलब क्या हुआ कि वो बनने से पहले ही वॉइड कंसीडर किया जाएगा। अगर आप किसी को लीगल फ्रीडम करने के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये ना करे, अगर आप किसी के बिजनेस को रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वॉइड कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई एग्रीमेंट ऐसे हैं जो सर्टन नहीं है, अनसर्टन है, मतलब जिनकी परफॉर्मेंस, जिनका ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ए बी को कहता है कि मैं आपको ऑयल सेल करूंगा, बी कहता है ठीक है मैं आपसे ऑयल परचेज करूंगा। कौन सा ऑयल सेल करना है, पेट्रोल सेल करना है, डीजल सेल करना है, हाई ऑक्टेन ऑयल सेल करना है, कितना लीटर सेल करना है, किस प्राइस पे सेल करना है, ये मेंशन नहीं किया गया। मतलब क्या, यहाँ पर अनसर्टन एग्रीमेंट है, तो यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट अनसर्टन होगा वो हमारा क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा, वो बनने से पहले ही वॉइड कंसीडर किया जाएगा। ऐसे एग्रीमेंट जो वेजरिंग होगा, अगर कोई दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं और एग्रीमेंट वो डिपेंड कर रहा है किसी ऐसी इवेंट पे जो अनसर्टन है, जो पॉसिबल नहीं है कि वो होगा। फॉर एग्जांपल वो वही वाली बात होगी, वो एक पार्टी ए पार्टी बी को कहती है कि मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा अगर आप आसमान से मेरे लिए एक स्टार तोड़ कर ले आए। ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। अगर आप यहाँ पर नीचे एग्जांपल देखें तो आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि ये एग्रीमेंट के अंदर क्या हो रही है, नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड के अंदर ये चीजें फॉल कर रही हैं।
आपका जो लास्ट एसेंशियल है वो है सर्टेनिटीज के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स आपकी क्या होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए। एग्रीमेंट मे बी वॉइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी। द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन। जैसे भी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है कि हम आपको ऑयल सेल करते हैं, तो उसमें उन्होंने ऑयल की प्राइस, ऑयल की टाइप, ऑयल की नेचर, कितने लीटर्स बेचने हैं वो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मतलब क्या अनसर्टन होगा, तो मतलब क्या वो एग्रीमेंट आपका इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा। ये आपकी सारी की सारी क्या है, एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आपका जो एग्रीमेंट है वो परफॉर्म करने के लिए भी पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा एग्रीमेंट कर दिया जो इम्पॉसिबल है, आप उसको परफॉर्म ही नहीं कर सकते, वो क्या होगा आपका इनवैलिड या आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। एन एग्रीमेंट डू नॉट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन itself is void. A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement is void. ये पॉसिबल ही नहीं है। लीगल फॉर्मेलिटीज, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज कंपलसरी हैं, जैसे कि मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट। जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। अगर दो पार्टी, अगर मिस्टर अली एंड मिस्टर सानी आपस में मिस सानी अगर आपस में शादी करती हैं, मैरिज करते हैं, तो उस केस में उन्होंने क्या होना चाहिए, आपस में उनका एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके अगर जब तक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा तो उस केस में वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होगा, तो उसकी कोई लीगल स्टेटस भी नहीं होगा। यहाँ पर उसलिए कह रहे हैं कि एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज ए परफेक्टली ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंप्लाई विद द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज एज टू राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा। कुछ केसेस में ऐसा होता है जब आपको क्या होना चाहिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स डिमांड करते हैं कि वो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज, रिटर्न या कुछ एटसेट्रा, रजिस्ट्रेशन वगैरह जिनकी कंपलसरी है, उस केस में आपको सारी लीगल फॉर्मेलिटीज क्या करनी पड़ती हैं, फुलफिल करनी पड़ती हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कितनी टाइप्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट को तीन बेसिस पर डिवाइड किया गया, उसकी टाइप्स को तीन बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। फॉर्मेशन, जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे होते हैं तो कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स बनने में होते हैं। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक बन गया है तो फिर उनमें से इन्फोर्सेबिलिटी, फोर्सेबिलिटी क्या होती है, लीगल ऑब्लिगेशन की बेसिस पे आप उसको कितनी टाइप्स में डिवाइड कर रहे हो। जब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी चेक कर लिया कि आज इन्फोर्सेबिलिटी का क्या स्टेटस है, फिर उन्होंने क्या है कि परफॉर्मेंस की बेस पे हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को तीन तरह, दो टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और फर्दर सब टाइप्स भी हम वो भी डिस्कस करते हैं। जी, आपकी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय वर्ड्स इज दैट वर्बली और इन राइटिंग। ये नॉर्मली मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर आप एक पार्टी आपस में किसी बिजनेस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो रही हैं तो वो ऑरली भी हो सकती हैं, बाय वर्ड्स भी आपस में एग्री कर सकती हैं, रिटन फॉर्म में भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, a contract created by conduct of a person or the circumstances of a particular case. For example, आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, एक वैन आती है, बस स्टॉप पे ब्रेक लगाती है। जैसे वो ब्रेक लगाती है आप बस स्टॉप में एंटर हो जाते हैं, ना उसने कुछ बोला ना आपने कुछ बोला। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय द कंडक्ट ऑफ ए पर्सन। अगर जैसे आप एंटर हो जाते हैं, अगर वैन का कंडक्टर आपसे किराया मांगता है, वो कहते हैं कि जी किस बात, आप कहते हैं किस बात का किराया, वो कहते हैं हमने बस स्टॉप पे गाड़ी रोकी, हमारी क्या था कंडक्ट, यहाँ बाय द कंडक्ट ऑफ पर्सन, उन्होंने किस लिए गाड़ी रोकी, जो पैसेंजर इसमें आना चाहते हैं वो क्या थी, एक साइलेंट ऑफर दी और आप उसमें एंटर हो गए, तो आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, आपके दरमियान क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया। जिस हम इसको अगर एग्रीमेंट क्या इन्फोर्सेबल विल लॉ है, हमने क्या डिस्कस किया था, ऐसा एग्रीमेंट, कमर्शियल टर्म्स के जो एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ कंसीडर किए जाते हैं बाय डिफॉल्ट। वो क्या बन गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जहां पर क्या बाय द कंडक्ट ऑफ पर्सन और द सर्कमस्टांसेस ऑफ ए पार्टिकुलर, क्या जिसके साथ क्या क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। अब यहाँ पर आप पार्टीज खुद नहीं इन्वॉल्व हो रही होती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या आपकी बुक का चैप्टर 10 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आपको लॉ आप पे क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कोई ना कोई ऑब्लिगेशन इम्पोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपको रास्ते में जाते हुए 50,000 रुपए मिल गए हैं। अब लॉ कहता है कि जी आपकी
उसके लिए आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस 50,000 रुपए जिस पर्सन के हैं आप उसको ढूंढें और उस पर्सन को वापस करें। ये आपका अब यहाँ पे जैसे आपने 50,000 रुपए उठाए ढूंढे, तो आपका एक कॉन्जाइक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो गया आपके और आपके उस पर्सन के दरमियान। तो अब ये आप लीगली आप बाउंड हैं कि आप क्या करें, उस पर्सन को ढूंढने, उसको जाकर पैसे वापस करें। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबिलिटी, ऐसे एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट अवेलेबल होंगे। मतलब वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर लीगल रिलेशनशिप होगा। ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन होगी और वो भी लॉफुल होगी। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ऐसे एग्रीमेंट जिसमें फ्री कॉन्सेंट से पार्टीज आई होंगी। ऐसा एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा। ऐसा एग्रीमेंट जो कि सर्टन होगा। ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटी सारी की सारी पूरी की गई होंगी। और ऐसा एग्रीमेंट जो पॉसिबल टू परफॉर्म होगा, उसको हम क्या कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर आपका है वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आप किसी की शादी को रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। अगर आप कोई ऐसे एग्रीमेंट करते हैं जो पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है, वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। देन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, आपका वॉइड एग्रीमेंट होता है। फिर आपका आता है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक बनता ही तब है, एक एग्रीमेंट तब ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज जिसकी लॉ की नजर में कोई वैल्यू ना हो। मतलब ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो पहले तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। डेफिनेशन पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स void when it ceases to be enforceable। अब मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी बी के पास थी एक कार, ठीक है, कार। पार्टी ए पार्टी बी को ऑफर करती है कि जी आप मुझे अपनी कार बेचेंगे। पार्टी बी कहती है जी हाँ मैं बेचूंगा 10 लाख रुपए की। तो पार्टी ए कहता है कि मैं आपके, आज 1 जनवरी है, आपके पास मैं 10 जनवरी को पैसे लेकर आऊंगा, आप मुझे कार की कीज एंड डॉक्यूमेंट्स क्या करना, दे देना। पार्टी बी कहती है ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर भी हुई एक्सेप्टेंस भी हुई, ठीक है, एग्रीमेंट बन गया। और दोनों, क्योंकि ये कमर्शियल टर्म, कमर्शियल टाइप का एग्रीमेंट है, तो ये क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब 10 जनवरी को क्या होनी है, इन्होंने कंसिडरेशन को आपस में क्या करना है, एक्सचेंज करना है। ए ने बी को पैसे देने हैं, बी ने ए को कार देनी है। लेकिन 5 जनवरी को क्या होती है, मिस्टर बी का एक्सीडेंट होता है जिसमें कार सारी एक्सीडेंट में खराब हो जाती है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया एग्रीमेंट का, तो पहले तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, लेकिन 5 जनवरी पे जैसे ही एग्रीमेंट जो एक्सीडेंट हुआ, जिस कंडीशन पे जो एग्रीमेंट पहले हुआ था वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब यहाँ पर ये क्या हो गया है, सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल हो गया। पहले इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, लेकिन अब ये क्या हो गया, सीजेबल, सीजेस टू इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया। अब ये वैलिड से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। हमने पढ़ा था फ्री कॉन्सेंट, ठीक है जी। फ्री कॉन्सेंट में पढ़ा था कि अगर आप किसी को धमका के किसी एग्रीमेंट में इन्वॉल्व करते हैं, तो अगर बाद में वो क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल पार्टी ए है यहाँ पर और पार्टी बी। अब पार्टी ए पार्टी बी को धमकाती है, कहती है मुझे अपनी गाड़ी दो वरना मैं आपको जान से मार दूंगा। पार्टी बी मान लेती है, लेकिन पार्टी बी बाद में चली जाती है कोर्ट में। अब लॉ कहता है पार्टी बी को, जी अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अब बताएं क्या आप बी के ए के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर क्या है, इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। यहाँ पर एग्रीव्ड पार्टी कौन थी, पार्टी बी थी, जिसको पार्टी ए ने क्या किया, धमका के एग्रीमेंट में इन्वॉल्व किया था। इसको हम क्या कहते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एन एग्रीमेंट एट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज इलीगल, उसको हम क्या कहते हैं, इलीगल एग्रीमेंट कहते हैं। अब इलीगल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऊपर हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अनइनफोर्सेबल एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज अदरवाइज वैलिड बट ड्यू टू सम टेक्निकल लैकिंग सच एज राइटिंग शटर रिमेन्स अनइनफोर्सेबल। जैसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप मैरिज
आपने मौलवी बुलाया, 3 गवाह भी थे, बाकी अवाम भी बैठी हुई थी। प्रॉपर निकाह पढ़ा किया, दोनों पार्टीज ने उसको कबूल किया, लड़की ने भी कबूल किया, लड़के ने भी कबूल किया, इज्तिमाई दुआ भी हो गई। लेकिन जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी कि रिटर्न फॉर्म में आपने एक कॉन्ट्रैक्ट अपने पास लिख मेंशन करना होता है, लिखना होता है, ड्यू टू टेक्निकल लैकिंग वो क्या हो गया, अनएनफोर्सेबल रह गया है। जिस जब जैसे वो टेक्निकल इश्यूज जब रिजॉल्व हो जाएंगे, वो परफॉर्म कर देंगे, अगर वो उसको रिटर्न फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर वो क्या बन जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब उसको परफॉर्म करने की बारी आती है। एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, और पार्टी ए ने पैसे दे दिए एंड पार्टी बी ने कार भी पार्टी ए को दे दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है, तो मतलब दोनों पार्टीज की जो ऑब्लिगेशन थी वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। नेक्स्ट आपकी आती है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट इन विच समथिंग रिमेन्स टू बी डन। मतलब क्या हुआ कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ हिस्सा तो उसका परफॉर्म कर दिया गया है, लेकिन अभी कुछ परफॉर्म करना रहता है। सॉरी, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की फर्दर 2 टाइप्स हैं, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें एक पार्टी ने अपना पूरे की पूरी ऑब्लिगेशन, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर दिया होता है, लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी उसको परफॉर्म करना होता है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज विच ए प्रॉमिस ऑन वाइड साइड वन साइड इज एक्सचेंज फॉर एन एक्ट ऑन द अदर साइड। In such contract, one party to a contract has performed his part and the performance is outstanding against the अदर पार्टी। मतलब इसमें एक पार्टी क्या कर देती है, कंप्लीट कर देती है, दूसरी पार्टी ने अपने अभी अपने परफॉर्म करना होता है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज ने कुछ परफॉर्म कर दिया होता है और कुछ क्या करना होता है, अभी परफॉर्म करना होता है। ये आपका क्या है, चैप्टर 2 है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस